नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री गोविंदम क्लासेज पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम करेंगे जो जेट आईसीआर एग्जाम है हमारी कंपटीशन एग्जाम्स में, उसमें आईसीआर में या फिर जेट एग्जाम में उसमें आवर्त सारणी से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से, चाहे वो छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का है, टिपिकल है, घुमा के है, किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप एक बार इसको सॉल्व करते चलना। हम पीपीटी के थ्रू आज इसमें क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जेट आईसीआर और बीएचयू के ऑनलाइन क्लासेज जो हम वह शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि सभी एस ब्लॉक, ये एस है, ठीक है, एस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? ऑप्शन है जैसे कि फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह में, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ए और फोर्थ ए समूह में, थर्ड ऑप्शन है बी उप समूह में, या नेक्स्ट ऑप्शन है 5A से 7th ए समूह में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले मैंने वीडियो लेक्चर्स में आपको ये पॉइंट है आपको क्लियर कराया था, आपको सॉल्व कराया था कि एस कक्षक जो होता है हमारी आवर्त सारणी होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये आवर्त सारणी होती है, इसमें एस कक्षक यहाँ पर जिसमें फर्स्ट ए, सेकंड ए इस प्रकार से आता है, फिर थर्ड बी इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एस ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया। तो एस ब्लॉक के तत्व कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए में। तो यहाँ पर हमारे लिए राइट आंसर जो चला जाएगा वो है फर्स्ट ए और सेकंड ए समूह में। क्लियर है दोस्तों? चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हैलोजन समूह कौन से होते हैं आवर्त सारणी के अंदर? यहाँ पर हम देखते हैं ये कौन सा है, पहला, दूसरा, ठीक है, और 10 तक यहाँ से होते हैं, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इस प्रकार से। ये जो 17वां वर्ग है, 17वां वर्ग जो होता है हमारा, ये हैलोजन समूह कहलाता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? FCl, BrI और AT। ठीक है, कल बाहर आई आंटी। तो ये 17वां वर्ग जो होता है, इस 17वें वर्ग को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? हैलोजन समूह कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? ये हैलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जब इसमें चलते हैं, हमें हैलोजन का हमें ये तो क्लियर हो गया कि 17वां वर्ग जो होगा हमारा हैलोजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो पी कक्षक है, ये कौन सा है? पी कक्षक है। और पी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² Np126। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, ये P1, P2, P3, P4 और P5। 17वां वर्ग कौन सा होता है? P5 होता है। लेकिन तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका? NS² Np5। P में 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो ये क्या 17वां वर्ग है, सेकंड लास्ट है, इसलिए NS2 और Np5 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में आंसर कौन सा चला जाएगा? थर्ड आंसर NS² Np5, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए इसी के साथ में शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया था? देखिए ऑप्शन में दे रखे हैं लोथर मेयर, नील्स बोर, मेंडलीफ और मोजले। आपको इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि लोथर मेयर जो है, लोथर मेयर ने बताया था कि आवर्त सारणी में तत्व जो होते हैं वो लोथर मेयर ने क्या कहते हैं, एक वक्र दिया था जिसमें आरोही और अवरोही क्रम में होते हैं। ठीक है, उस प्रकार से। नील्स बोर, मेंडलीफ की वैज्ञानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या कहती है कि परमाणु क्रमांक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीफ ने कहा था। उसके बाद में आया था नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या कहा? मेंडलीफ के बाद में आया था हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं और हम आर्थिक पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद में ये जो नेक्स्ट है नील्स बोर जो है, नील्स बोर ने इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें और मॉडिफाइड किया गया था, इसको और अच्छे से बनाया था। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा यही जाएगा कि आवर्त सारणी जो है उसका दीर्घ स्वरूप जो है वो किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? आपको प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन और आंसर दिख रहे हैं बराबर। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में करता रहूँगा, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। आवर्त सारणी में इस तत्व के ग्रुप में संलग्न नीचे के स्थान के तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर कोई एक तत्व है, माना कि कोई एक्स तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है, और पूछा गया है कि उसके नीचे वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो चीजें, अगर हमें किसी भी तत्व का, मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कुछ आपको ट्रिक्स बताई थी जिनके थ्रू मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में अगर हमें किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है
तो हम जादुई संख्याओं के द्वारा हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात ये होगी कि जादुई संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखिए जादुई संख्या होती है हमारी आवर्त सारणी जो होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये डी ब्लॉक में छोटा बना रहा हूं, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। ठीक है, यहां पर होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जादुई संख्या होती है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, आगे 64 चलता है। ठीक है, इस प्रकार से डी ब्लॉक यहां से शुरू हो जाएगा, है ना। ये जादुई संख्या होती है, इनको याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, अब हमें किसी भी तत्व का, यहाँ पर आएगा हीलियम। ठीक है, पहला आवर्त ये हो गया, ये फर्स्ट नंबर का आवर्त, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7 आवर्त साथ ही होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बढ़ते हैं 1s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 2 और 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10 और 2 12 और 3 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसमें 15 हो रहे हैं। दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं इसमें, 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, और कौन सा आवर्त है आगे एन जो देखा 3p3, देखो अंतिम कोष इसका कौन सा है 3p3 है। ठीक है, तो तीसरे आवर्त में p3 है, तो तीसरा आवर्त कौन सा होगा इसका, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, मतलब ये तत्व यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा आवर्त और p3 यहाँ पर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, तीसरा आवर्त p3 कौन सा होगा, ये होता है p1, ये p2 और ये p3। ठीक है, p3 होता है, इसमें कौन सा बोला है p3 में 15। ठीक है, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, इस प्रकार से आएगा। हमें जो बोला गया है वो है 15वां वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 15वां कौन सा होता है, फास्फोरस का होता है 15। इस फास्फोरस का अगला पूछा गया है। ठीक है, तो फास्फोरस का अगला, देखो ये फास्फोरस कौन से मारा है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरे आवर्त में आ रहा है, पहला, दूसरा और तीसरे आवर्त में आ रहा है। फास्फोरस मतलब मैं अगर एक तरीके से देखूं तो इसमें 8 के सामने आ रहा है। अगर हमें अगले का चाहिए होता है तो जादुई संख्या क्या करते हैं कि जो उसके आगे की जो जादुई संख्या है उसको हमें उसमें ऐड कर देना होता है। तो 15 में हम 18 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। 15 में 18 जोड़ेंगे तो इससे अगले वाला तत्व जो भी है, जो भी तत्व कौन सा है, फास्फोरस का अगला है आर्सेनियम, इसका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। ठीक है, 15 में क्या करेंगे, जो हमारा तत्व होता है उसमें आगे वाली संख्या हमें ऐड करनी होती है, तो अगले का परमाणु क्रमांक आ जाता है। तो 15 में 18 जोड़ेंगे तो 15, 30 और 3 33, 33 हो रहा है। ऑप्शन में देखो 33 है, हाँ 33 है। कौन सा है हमारा, फर्स्ट वाला आंसर है, तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा, 33 चला जाएगा। वापस मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आया कि नहीं, जादुई संख्या से किसी भी तत्व का निकालना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, ये तो इसका है, आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे कि यहीं पर देखिए, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता है, ये तो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, टफ था, बट आपको ये समझ आ गया तो छोटे मोटे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, माना कि जैसे देखिए ये दे रखा है अपने, ह ली ना क रब से फरियाद, कोई भी वर्ग है, हमें सारी ट्रिक्स याद हैं वर्ग के द्वारा। ठीक है, ये है, हमें जादुई संख्या पता है। जादुई संख्या क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 64 आ गए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। हमें पहले वाले तत्वों के परमाणु क्रमांक तो याद हो सकते हैं आराम से। ठीक है, आप प्रथम आवर्त में होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10 तक तो याद हो सकते हैं आराम से। 10 तक याद है तो बस हमें फर्स्ट वाले का पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले को पता होना चाहिए, उसमें फर्स्ट वाले के सामने की जो संख्या है इसको अगर हम जोड़ते हैं तो अगले का परमाणु क्रमांक आता है। ठीक है, 1 है इसका परमाणु क्रमांक, इसमें उस सामने वाली जादुई संख्या को जोड़ेंगे तो अगले का परमाणु क्रमांक आएगा। 1 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ गया, 3, तो 3 किसका आ गया, लिथियम का परमाणु क्रमांक आ गया। 3 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो अगले का परमाणु क्रमांक आएगा। ठीक है, इसको प्लस कर देना, 8 और 3 11 होता है 11। 11 में मैं 8 को जोड़ूंगा, उसके सामने वाले जोड़ना तो अगला आएगा। 11 में 8 जोड़ूंगा तो 19, 19 में मैं इस प्रकार से इसको जोड़ूंगा तो 37, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक है, इसमें मैं इसको जोड़ूंगा तो अगला आएगा, इसमें इसको जोड़ूंगा तो अगला आएगा। तो उसके सामने कोई भी आवर्त है, आवर्त के जस्ट सामने जो जादुई संख्या होती है उसको हम जोड़ते हैं। फास्फोरस यहाँ पे आया था, इसमें फास्फोरस इसके सामने को जोड़ते हैं तो अगले का आता है। तो जिसके सामने जो जादुई संख्या होती है उसको हम जोड़ें तो अगले वाले का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। समझ में आगे होगा आपको दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या। ये भी वही चीज़ है जो हमने जादुई संख्या भी लिखी थी, मिट गया सॉरी, कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, ये चौथा आवर्त है, पांचवा है, ये छठा आवर्त है। क्वेश्चन क्या है? पांचवा आवर्त। पांचवा आवर्त कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। पांचवा आवर्त क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पांचवा आवर्त कौन सा है? तो पांचवा आवर्त में कौन सा? 18। तो क्या चली जाएगी इसमें? 18। पांचवा आवर्त में क्या होगा? इसमें 18 परमाणु तत्वों की संख्या होगी, उपस्थित तत्वों की संख्या पूछी गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना n-1d 1 to 10, ठीक है, और ns 0 to 2, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये है अभिलक्षण है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दे रखा है वो किन तत्वों का है? संक्रमण तत्वों का है, लेंथेनाइड तत्वों का है, एक्टिनाइड तत्वों का है, या निष्क्रिय गैसों का है? चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसको मैं सही से लिखता हूं। n-1d 1 to 10 होता है, ठीक है, और ns 0 to 2 इस प्रकार से होता है। अच्छा, ये n-1 क्या आया है? देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास में कक्षा कौन कौन से होते हैं? s, p, d और f, ठीक है। n को लिखते हैं हम ns, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1 to 2। इसको हम लिखते हैं ns स्क्वायर np 1 to 6, p कक्षा का, ठीक है। d की बात करते हैं तो d में क्या हमेशा जो n है वो n-1 के रूप में लिखा जाता है, n-1d, ठीक है, और 1 to 10, और ns आएगा ns 0 to 2। उसी प्रकार से f जो है उसमें f-n-2 लिखा जाता है, ठीक है, और ये वापस वही आ जाएगा f, और फिर ये एज इट इज इधर आ जाएगा, f का हो जाएगा ये 1 to 14, फिर n-1d 1 to 10, ठीक है, 0 to 10, और ns 0 to 2 इस प्रकार से। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ns स्क्वायर से, ठीक है, इसको हम लिखते हैं p में ns स्क्वायर np 1 to 6, मतलब ns स्क्वायर तो फिक्स आएगा ही आएगा, np जो है p जो है वो 1 to 6 से लेकर हो सकता है। नेक्स्ट है d कक्षक में क्या करते हैं कि हमेशा n-1 लिया जाता है, ठीक है, और f कक्षक में हमेशा n-2 लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन से पूछा गया है? n-1d ns 0 to 2, तो कौन से का है? d कक्षक का है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? अब यहाँ पर d कक्षक दे ही नहीं रखा है, तो d कक्षकों को हमें पता है कि क्या बोलते हैं? d कक्षकों को बोलते हैं हम संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर चला जाएगा संक्रमण तत्वों का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं स्पीड में, ठीक है। कौन सा एक आयोडीन स्पीसीज के आकार का सही क्रम है? आयोडीन की एक स्पीसीज दे रखी है, आप ऑप्शन देखिए एक बार। ठीक है, आयोडीन की स्पीसीज की क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? I प्लस, ठीक है, लेस देन I-, फिर ये वगैरह वगैरह, ठीक है। सिंपल सी बात, देखो पहले आपको लॉजिक बता देता हूं कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको कैसे करते हैं। कोई भी एक उदासीन परमाणु होता है, ठीक है, ये परमाणु कैसा है? उदासीन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये दो केस बनते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, दे रहा तो क्या बनाता है? ये धनायन बना रहा है, ठीक है, और या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। दो चीजें हैं, कोई भी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, हमेशा जो त्यागता है वो धनायन बनाता है और जो ग्रहण करता है वो ऋणायन बनाता है। सामान्य अवस्था में है, अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, माना कि किसी घर में 10 सदस्य थे, उसमें से अगर 1 या 2 सदस्य चले जाते हैं तो उस घर में सदस्यों की संख्या घटेगी, उस घर का आकार भी घटेगा, ठीक है। तो उदासीन परमाणु में से जितने ज्यादा धनायन होते हैं उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा होता है। तो धनायन का आकार कैसा होता है? हमेशा धनायन जो होता है वो अपने उदासीन परमाणु, ये उदासीन मतलब जनक परमाणु भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अपने जनक परमाणु से कैसा होता है? छोटा होता है। और जो ऋणायन होता है, ऋणायन का आकार क्या होता है? अपने उदासीन परमाणु, ऋणायन मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, घर में 10 सदस्य थे, 2 सदस्य और आगे 12, तो घर का आकार बढ़ गया, तो इसका आकार अपने उदासीन परमाणु या जनक परमाणु से बड़ा होता है। तो नॉर्मली हमारा जो क्रम होता है वो क्या होता है कि माइनस आयन जो होता है, -x होता है वो बड़ा होता है, फिर x परमाणु होता है, और फिर प्लस x परमाणु होता है। इस प्रकार से प्लस आयन जिस पर जितना ज्यादा है उसका आकार उतना ही छोटा होगा, जिस पर माइनस आयन जितना ज्यादा है उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। यहाँ पर आयोडीन दे रखा है तो आयोडीन माइनस जो है वो सबसे बड़ा होगा आकार,
फिर आयोडीन सिंपल और फिर आयोडीन प्लस। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ वाले में देखो I- सबसे ऊपर, फिर I और फिर I प्लस। बाकी सब में क्या हो रहा है? इसमें उदासीन परमाणु का ज़्यादा हो रहा है जो सही नहीं है, इसमें भी ज़्यादा हो रहा है जो सही नहीं, इसमें धनायन का ज़्यादा हो रहा है जो भी सही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? फोर्थ नंबर का। क्लियर है? लॉजिक क्या लग रहा है कि हमेशा ये वाली ट्रिक याद रखनी है बस। उदासीन परमाणु बीच में रखना है, ऋणायन पहले रखना है आकार, और धनायन बाद में रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये लॉजिक है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वे तत्व जिनमें 4f कक्षक अनुक्रमित भरे होते हैं वो क्या? मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन बोला गया कि ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनमें 4f कक्षक भरा जाता है। ठीक है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक चीज है मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि अगर यहाँ पर 1s कक्षक दिया होता, ठीक है, 1s या 2p कक्षक, कोई भी कक्षक तो नॉर्मली भर लेते, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि d कक्षक जो होता है वो किस रूप में लिखा जाता है? हमेशा n-1 के रूप में। अगर मैं बोलूं कि 4d, तो ये एक्चुअल में 4d क्या हो रहा है? 4d जो है वो 5d एक्चुअल में, 5 में से 1 घटा है इसलिए हमें 4d दिख रहा है। उसी प्रकार से f कक्षक जो होता है वो n-2 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं 4f कक्षक है। 4f एक्चुअल में मतलब 2 घट के लिखा हुआ है। ठीक है, 2 घटाकर फिर लिखा है, तो एक्चुअल में ये क्या था? 6f था, तो 6 में से 2 घटाए तब जाके ये क्या आ रहा है? 4f आ रहा है। मतलब ये छठवां आवर्त कौन सा है? और छठवां आवर्त कौन सा होता है? हमारा लेंथेनाइड होता है, आपको याद हो तो। ठीक है, 1 तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सबसे लास्ट है। ठीक है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, तो लेंथेनाइड क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा f कक्षक में n-2 लिखा जाता है और d कक्षक में हमेशा n-1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन सी रासायनिक रूप से अधिकतम सक्रिय धातु है? कौन सी रासायनिक रूप से अधिकतम सक्रिय धातु है? सक्रिय अधातु है। ठीक है, धातुएं सारी सक्रिय होती हैं, लेकिन सक्रिय अधातु कौन सी है? तो देखो आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी में आपको पता है, थोड़ी सी एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि यह आवर्त सारणी है। ठीक है, इसमें ये जो डी कक्षक होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं, बेसिकली देखते हैं तो। ठीक है, और इधर भी देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व, ये भी सारे के सारे धातु हैं। कैसे? फर्स्ट वाला क्षारीय धातु कहलाता है, सेकंड वाला क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, और इधर फिर धीरे धीरे अधातु आने लग जाती हैं, अधातु उपधातु वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है? धातु इधर बहुत ज्यादा है, इधर धातु कम है। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? धात्विक क्रम जो है वो क्या होता है? घट रहा है। ठीक है, धात्विक क्रम हमारा क्या हो रहा है? इधर ज्यादा धातु, इधर कम धातु, इस प्रकार से। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि सक्रिय की बात की जाती है, यहाँ पर धातु धातु के साथ में बात की जाती है कौन सा ज्यादा सक्रिय है। अब ये सारे के सारे ऑप्शन में दे रखे हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सारे के सारे इधर आते हैं पी ब्लॉक में, सभी अधातु हैं, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन अब इनमें भी कौन सा पूछा गया है जो ज्यादा सक्रिय है? तो सक्रिय वो ज्यादा होगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है वो ज्यादा होता है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है वो किसका होता है? FO और N। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, ऑक्सीजन FON, और फिर आगे इस प्रकार से चलता है। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, जिसकी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है मतलब वो ज्यादा क्रिया करेगा दूसरों के साथ, दूसरों से इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, तो इसीलिए वो अधिक सक्रिय होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा इसका? फ्लोरीन जो है वो अधिक सक्रिय होता है। क्लियर है? इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो इसी से रिलेटेड है कि निम्न में से कौन सा अधात्विक है? धातु तो अधात्विक मतलब सारे ही ये अधातु हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? बोरोन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं? देखो बेरिलियम जो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर, ये यहाँ पर आ रहा है। मैग्नीशियम जो है बेटा मांगे, ये भी यहाँ पे आ रहा है। बोरोन और एल्यूमिनियम, तो एक तो ये एस ब्लॉक का दे रखा है जिसमें जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, सेकंड दे रखा है, और एक ये पी ब्लॉक का दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इधर से इधर जाने पर धात्विक क्रम, धात्विक मान जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। यहाँ पर अधातु पूछा गया तो ये तो धातु होंगे दोनों, ये दोनों अधातु होंगे, लेकिन अब ये दोनों एक ही आवर्त के, एक ही वर्ग के हैं, इन दोनों में से क्या होगा? तो इधर से इधर जाने पर धात्विक क्रम घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक क्रम जो है वो बढ़ता है। तो बोरोन और इसकी तुलना में क्या होगा? एल्यूमिनियम अधिक धातु होगा। यहाँ पर पूछा गया अधातु कौन सा होगा? तो बोरोन जो है वो अधिक अधातु होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा हमें बोरोन जो है वो अधिक अधात्विक होता है। हालांकि बोरोन एल्यूमिनियम दोनों ही धातु हैं, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन की बात करें तो इधर से इधर जाने पर धात्विक क्रम घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक क्रम बढ़ता है। ठीक है, तो ये ज्यादा धातु होगा, बोरोन कम धातु होगा। ठीक है, तो अधातु कौन सा होगा? बोरोन होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ताप पर केवल अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये तो हम सभी को पता होगा, ये याद रख लेना कि Hg मरकरी जो होती है वो सामान्य ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी कहाँ पे आती है, ZnCdHg इस प्रकार से यहाँ पे आती है, मतलब डी ब्लॉक की है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये धातु होती हैं, लेकिन ये Hg मरकरी एक ऐसी धातु है जो क्या होती है, पारे के रूप में। सारी धातु ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन ये द्रव रूप में पाई जाती है, पारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण का सही क्रम है। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। विकर्ण संबंध आवर्त सारणी में हमें पता होना चाहिए कि विकर्ण संबंध क्या होते हैं, ठीक है। इसमें हमें पहले ये क्लियर होगा कि हमें क्या बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ह ली ना क रब से फरियाद, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। इधर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो बैंगन आलू गाजर इन थैला और काशी गए शंकरनाथ प्रभु, इस प्रकार से, ठीक है। विकर्ण संबंध का होता है, ये इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और इधर क्या आएगा ऑप्शन में, ये इस प्रकार से हो गया, बोरोन जो है वो सिलिका से इस प्रकार दर्शाता है, ये जो है वो इस प्रकार, मतलब उसके नीचे वाले वर्ग के साथ, आवर्त के साथ में उसका विकर्ण होता है। ये इसके साथ में दर्शाएगा, ये इसके समांतर दर्शाएगा, ये इससे समांतर दर्शाएगा, ये इससे समांतर दर्शाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन निम्न में से कौन सा विकर्ण संबंध है, ली और ना। ली और ना ये दोनों इनमें होता नहीं, क्योंकि हमेशा विकर्ण संबंध आगे वाले आवर्त के वर्ग के साथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीई और एमजी। बीई और एमजी ये भी नहीं हो पाएगा। एसआई और सी, एसआई और सी ऊपर भी नहीं होता है। और फोर्थ बी और एसआई, बी और एसआई एन में बन रहा है, बी और एसआई ये वाला पॉसिबल हो रहा है, तो बी और एसआई बोरोन और सिलिकॉन का विकर्ण संबंध जो है वो पॉसिबल है, ये बन रहा है। इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आंसर हमारा ये चला जाएगा। लेकिन विकर्ण संबंध ये चारों होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, उसका उसके अगले वाले से साथ में होता है, अगला वाला वर्ग और नीचे वाला आवर्त, इस प्रकार से विकर्ण संबंध होता है। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ में, सोडियम का कैल्शियम के साथ में, बोरोन का सिलिकॉन के साथ में, एल्यूमिनियम का गैलियम जर्मेनियम के साथ में, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका आकार अधिकतम है। आकार की बात की जा रही है, और आकार में वही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उदासीन परमाणु का आकार 0 होता है, फिर धनायन का आकार छोटा होता है, और ऋणायन का आकार उससे ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ठीक है। इसमें आकार एकदम पूछा गया है, तो जिस पर जितना ज्यादा धनायन है, मतलब उससे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसका आकार उतना ही छोटा हो रहा है। तो जिस पर जितना कम धनायन है, उस पर उसका आकार उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आकार जो है, अधिकतम आकार किसका होगा इसमें, एल्यूमिनियम है, क्योंकि यहाँ पर +1 दिख रहा है, +3 है और +2 है। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा इसमें, एल्यूमिनियम का। क्लियर है, समझ में आ गया है। एल्यूमिनियम जो है उसका आकार जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इन सब में बात करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन त्याग रखे उसने। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर कि सोडियम Na+, Mg+2, Al+3, Si+4 आयन सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इन आयनों की आयनिक त्रिज्या का क्रम होगा। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जिस पर जितना ज़्यादा धनायन है उसका आकार उतना ही छोटा होता है, जिस पर जितना ज़्यादा ऋणायन है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखो Na+, Mg+2, Al+3, Si+4, मतलब एक आयन फिर +2 +3 और फिर +4 दे रखा है। तो हम एक डायरेक्ट अंदाजा ये लगाएंगे पहले कि यार हाँ, जिस पर जितना ज़्यादा धनायन है उसका आकार उतना ही छोटा होगा, तो हम उसी सिक्वेंस में उसको कर देंगे, तो सबसे इसमें हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है आपको, देखो कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, सारे के सारे कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, और सम इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर इनका आकार, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या अब समान है। तो अब हमें इन पे ये ध्यान नहीं देना कि किस पर कितना आवेश है, अब हमें ध्यान देना है कि ये कहाँ कहाँ पर उपस्थित है आवर्त सारणी में। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, मतलब आवर्त सारणी में ये क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है। और हम बात करते हैं अगर आकार की, तो आकार क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है और इधर से इधर जाने पर आकार जो है वो घटता है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर आकार घटता है। यहाँ पर पूछा गया आयनों का त्रिज्या, मतलब सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का और फिर सिलिकॉन का। तो सोडियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का और फिर सिलिकॉन का। तो यह आंसर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए आप,
फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो सोडियम का ज़्यादा, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और सिलिकॉन का। फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। सेकंड में क्या हो रहा है, सोडियम का कम है, मैग्नीशियम का ज़्यादा, उल्टा कर रखा है, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा हो रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इधर से इधर जाने पर तो आकार का मान क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार का मान बढ़ता है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सोडियम का सबसे ज़्यादा, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, लेकिन यहाँ पर सिलिकॉन उल्टा कर दिया, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। सोडियम का सबसे कम कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, सोडियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। इधर से इधर जा रहे हैं तो आकार घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा आकार इसका, फिर कम और फिर कम। तो राइट आंसर हमारा इसमें चला जाएगा ये वाला, फर्स्ट वाला। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आयनिक त्रिज्या होती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये भी इसी से रिलेटेड, अगर आप इसको रिलेट कर पाओगे तो, कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि कोई भी आयन जो होता है, कोई भी परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, और उसमें से अगर इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल पा रहे हैं तो वो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब कोई भी परमाणु जो होता है, कोई भी परमाणु जो होता है इस प्रकार से, ठीक है, उसके अंदर नाभिक होता है, वो नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बाह्यतम कोश में उन इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है। ठीक है, तो आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा, आकार जितना ज़्यादा छोटा होगा, उसमें नाभिक के आवेश का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अपने मतलब घर परिवार जितना छोटा होता है तो बच्चे पेरेंट्स की निगरानी में उतने ही ज़्यादा रहते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि जिस परमाणु का आकार जितना ज़्यादा छोटा है, मतलब वहाँ पर नाभिक आवेश का मान बहुत ज़्यादा है। इस नाभिक आवेश को हम प्रभावी नाभिक आवेश भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज़्यादा है उसका आकार, उसमें आयनिक त्रिज्या मान उतना ही कम होती है। ठीक है, क्योंकि छोटा आकार होगा तो उसकी त्रिज्या का मान भी कम होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आयनिक त्रिज्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी नाभिक आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आवेश के समानुपाती या आवेश के वर्ग के समानुपाती। तो ये क्या व्युत्क्रमानुपाती है कि प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज़्यादा है, पेरेंट्स की कमांड बच्चों पर जितनी ज़्यादा है तो बच्चे उतने ही उनके पास में रहेंगे, पास रहेंगे तो मतलब दूरियां कम रहेंगी तो आयनिक त्रिज्या का मान उतना ही कम होगा। तो नाभिक आवेश जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। तो अपोजिट होते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रभावी नाभिक आवेश के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है। देखिए वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर FCl, Br और I इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर अपवाद ये है कि थर्ड आवर्त जो है इनके सेकंड आवर्त वालों से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा फ्लोरीन। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे फ्लोरीन करते हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु है उसमें मैं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा, ऐड करने पर कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसका मान, ऊर्जा का मान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर कर रहा है कि परमाणु का आकार। अब कोई परमाणु माना कि बहुत छोटा है, ठीक है, और उसमें मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो नहीं जुड़ेगा। मतलब कोई एक घर बहुत छोटा है जिसमें एक रूम है, 1 BHK का कोई घर है, और उसमें बोलने कि 2 गेस्ट रहेंगे आकर, तो उनको रहने पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोई परमाणु का आकार छोटा है, उसमें बाहर से और इलेक्ट्रॉन हम योग कर देंगे तो वो नहीं रह पाएगा, तो उसमें मुश्किल है। जबकि वहीं पर कोई बड़ा परमाणु है, बहुत बड़ा घर है, उसमें 1-2 गेस्ट रखने कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे उस रूम में रह लो, तो बड़े परमाणु आराम से हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा चाहिएगा, लेकिन बड़ा परमाणु है उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कम चाहिएगा। तो आकार पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है, आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, और आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। आकार मैंने अभी कहा था कि प्रभावी नाभिक आवेश से भी रिलेट कर लो, अगर आकार नहीं कहते, प्रभावी नाभिक आवेश का मान जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना कम होगा, प्रभावी नाभिक आवेश का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पर दोनों पर ही निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि किस पर निर्भर कर रही है, तो परमाणु का आकार पर भी निर्भर कर रही है और नाभिकीय आवेश पर भी निर्भर कर रही है। ठीक है, परमाणु क्रमांक पर कोई निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, परमाणु आकार और नाभिक आवेश दोनों पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आवश्यक ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाईं ओर से बाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितने, मतलब अट्रैक्टर पर कितने खींच पा रहे हैं। और ये आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है, FO और N, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है।
फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया किसकी है, यहाँ पर पूछा गया कि दाएं से बाएं जाने पर, इधर से इधर जा रहे हैं हम, इधर से इधर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। ठीक है, आवर्त सारणी में इधर से इधर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये पूछा गया मतलब बाएं से दाएं, इसमें उल्टा कर दिया कि दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा। तो इधर से इधर जाने पर बढ़ रहा है, हमको इधर जाना है तो क्या होगा, घटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे बी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि परिवर्ती संयोजकता प्राय प्रदर्शित की जाती है। परिवर्ती संयोजकता मतलब परिवर्तनशील संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में सभी की संयोजकता जो होती है वो फिक्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने आपको कल ट्रिक में बताया था, कल के लेक्चर में। इधर से शुरू करना है, इसकी 1 होती है संयोजकता, इसकी 2 होती है, 3 4 और फिर 4 से घटने लग जाती है, +4 फिर -3 2 और 1 इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है हमारे तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं बीच में, इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होती है। ठीक है, इनमें क्या होता है, पहले बढ़ती है फिर स्थिर रहती है फिर घटने लग जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये संक्रमण तत्व कहते हैं, इनका अपूर्ण डी उपकोष पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, इसमें परिवर्तनशील संयोजकता पूछी गई है। तो परिवर्तनशील संयोजकता कौन दर्शाते हैं, संक्रमण तत्व दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व मतलब डी कक्षक। अगर यहाँ पर ऑप्शन में संक्रमण तत्व नहीं है, डी दे रखा है, तो डी ऑप्शन को हमें टिक कर देना है। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना, संक्रमण तत्वों के द्वारा परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है। आगे दोस्तों समझ में। इसी के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको ये जो 20 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही छानबीन और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आवर्त सारणी में आने की संभावना रहती है। ये वही सारे क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, घूम फिर के इन्हीं लॉजिक्स पे आते हैं। मैक्सिमम लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कौन कौन से लॉजिक्स लगते हैं, कैसे लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार की चैप्टर वाइज वीडियो और भी आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू बढ़ाइए, ताकि मुझे आपकी रेस्पॉन्स रेट पता चलेगा। या फिर कमेंट करके मुझे बताइए आपका अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस वीडियो पर तो ऐसी ही वीडियो चैप्टर वाइज हम आपके लिए लेकर आएंगे, जो जेट और आईसीआर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी और जेट आईसीआर में आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छी भागीदारी निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपको कंप्लीटली पूरा पैकेज मिलेगा। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे और क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू सॉल्व भी करने को मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और आगे भी वीडियोज़ को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए।